नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट विद रिंकू चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों हमको आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी और इन्फॉर्मेशन वह क्या है कि हमारे संस्थान की तरफ से हमारी टीम के द्वारा आपको एक नया पेट का बैच लॉन्च किया जा रहा है। उस पेट के बैच से आप जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। और उसमें आपको जो मैथ लेके आ रही वह पढ़ाएंगी चंचल मैम। उसके बाद आपको इस पर रीजनिंग पे चर्चा करेंगी नेहा मैम, तथा किस्मत सर आपको यूपी स्पेशल पढ़ाएंगे। और जो आपका स्टैटिक जीके होगा वह जीके सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तथा यह जो हिंदी पढ़ाएंगे वह आपके पाठक सर, तथा जो समसामयिक जो करंट के मुद्दे होंगे वह आपको यस डी सर उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे संस्थान के पेट के बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आपके लिए इंफॉर्मेशन, आपके लिए जो जानकारी थी। अब आइए हम लोग चलते हैं आज हमारे टॉपिक पर, जो कि हम लोग आर और यूपी पीसीएस की जो रिवीजन सीरीज है, जो टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू है उसको कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है वह क्या है। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ और देखेंगे कि हमारा जो पहला प्रश्न है जियोग्राफी का, जो नदियों से संबंधित है, वह क्या है और उसमें क्या क्या हमको पढ़नी चाहिए। तो हम लोग पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है। तो मित्रों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो नदियां दी गई हैं उन नदियों में कौन सी ऐसी नदी है जो कि कावेरी नदी की सहायक नदी है। आपका ऑप्शन ए है हेमावती नदी, ऑप्शन बी है इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी है अमरावती नदी और ऑप्शन डी है अर्कावती नदी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि कावेरी की सहायक नदी नहीं है। आइए पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो कावेरी नदी है दोस्तों, यह कहाँ से निकलती है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कावेरी नदी के बारे में हम लोग देखेंगे। जो हमारी कावेरी नदी है, कावेरी नदी, तो इसको हम लोग देखेंगे इसका जो उद्गम होता है वह कहाँ से होता है, इसकी लंबाई क्या है और यह कहाँ प्रवाहित होती है। तो कावेरी नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। उद्गम कर्नाटक के, आपसे पूछा जाता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। कर्नाटक के कोडांगू जिले के, कोडांगू जिले के, कर्नाटक जो है दोस्तों, कर्नाटक के कोडांगू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कोडांगू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, उद्गम होता है। तो आप यहाँ पे लिख लिए होता है। तो आपको हमने बताया कि जो आपकी कावेरी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है। तो कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वह कर्नाटक में एक कोडांगू जिला है और उस कोडांगू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ये सॉरी कर्नाटक नदी का, सॉरी कावेरी नदी का उद्गम होता है। और इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों वह है 800 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई, कावेरी नदी की लंबाई, इसकी लंबाई की बात करें हम लोग कितनी है, कावेरी नदी की लंबाई यह है दोस्तों 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर।
दो चीजें हो गई, कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वह कहाँ से होता है, तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक का एक कोडागु जिला है, और उस कोडागु जिले की जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, तो वहां से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का आपको उद्गम देखने को मिलता है। दूसरी बात करें कि कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों जो कावेरी नदी की जो लंबाई है वह आपको 800 किलोमीटर देखने को मिलती है। तो इस तरह से आपने देखा कावेरी नदी के बारे में। और इसकी सहायक नदियों के बारे में देखें, कावेरी की सहायक नदियां, हम लोग इसकी सहायक नदियों को देखेंगे। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं कावेरी की? कावेरी की सहायक नदियां, तो हम लोग देखेंगे इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो उस पर बात करेंगे। कावेरी की जो सहायक नदियां हैं दोस्तों वह कौन कौन सी हैं, तो हम लोग देखते हैं। इसकी सहायक नदी है हिमावती है, हिमावती है। दूसरी है दोस्तों इसकी सहायक नदी, वह है अमरावती, अमरावती। अगली सहायक नदी है अर्कावती, कावेरी की जो सहायक नदियां हैं दोस्तों उसमें से है हिमावती और अर्कावती, अमरावती। और अगली नदी है लोकपावनी, हिरांगी, सिमसा, सुवर्णवती। अगली नदी है लोकपावनी है, लोक पावनी। हिमावती है, हिमावती। अगली नदी है सिमसा। और अगली नदी है कबानी। और एक नदी आपको और मिलेगी, उसे कहते हैं भवानी नदी। तो इस तरह से जो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं वह आपको हमने बताया कि कावेरी नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। भवानी है, हिमावती है, अमरावती है, अर्कावती है, लोकपावनी है। हिमावती यहाँ पे दो बार हो गया दोस्तों, तो एक बार इसको, जी एक बार इसको आप इरेज कर दीजिए। तो यहाँ पे ये जो भवानी है आप इसको यहाँ लिख लीजिए, ये आपकी है भवानी। तो कावेरी नदी के बारे में आपने देखा क्या क्या है, कि कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वह होता है कर्नाटक के कोडागु जिले से। और यह कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। दूसरी बात हम करेंगे कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, तो कावेरी नदी की जो लंबाई है दोस्तों वह है 800 किलोमीटर। और तीसरी बात करें कावेरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो हमने आपको बताया कि कावेरी की जो सहायक नदियां हैं वह है हिमावती है, अमरावती है, अर्कावती है, भवानी है। और यहाँ पे ये कबानी लिखना था दोस्तों, एक सेकेंड, ये तो सही है। हिमावती दो बार हो गया, यहाँ पे यहाँ पे आप लीजिए हिरांगनी है, हिरांगनी। तथा एक नदी और मिलती है वह है सुवर्णवती, सुवर्णवती। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो कावेरी की सहायक नदियां हैं वह कौन कौन सी है।
तो वह है सुवर्णवती, हेमावती, अमरावती, अर्कावती, भवानी, हिरांगी तथा सिमसा तथा कबानी। तो इस तरह से यह आपकी कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो आप अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलिए और देखिए कि आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। आपको ऑप्शन दिया है हेमावती, ऑप्शन बी है इंद्रावती, ऑप्शन सी है अमरावती, ऑप्शन डी है अर्कावती। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो कावेरी की सहायक नदियां वह है सुवर्णवती, हेमावती, अमरावती, अर्कावती, भवानी, हिरंगनी, सिमसा तथा कबानी। तो यहाँ पे आपको हेमावती मिल रही, अमरावती भी, अर्कावती, ये सभी कावेरी की सहायक नदियां हैं। लेकिन जो ये आपकी इंद्रावती है यह कावेरी की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। तो जो इंद्रावती है दोस्तों यह आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। यह गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती आपकी दोस्तों यह गोदावरी की सहायक नदी मानी जाती है। बाकी जितनी भी है सॉरी, हेमावती हो चाहे अमरावती हो चाहे अर्कावती हो, यह तीनों आपकी कावेरी की सहायक नदियां मानी जाती हैं। तो इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वह आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा एक तटीय निक्षेपण लक्षण नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तटीय निक्षेपण का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है टोम्बोलो, ऑप्शन बी है बालूरोधिका, ऑप्शन सी है स्पिट तथा ऑप्शन डी स्टैग। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक तटीय निक्षेपण का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है टोम्बोलो, ऑप्शन बी है बालूरोधिका और ऑप्शन सी है स्पिट तथा ऑप्शन जो डी है वह स्टैग। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों यह आपका टोम्बोलो, बालूरोधिका तथा स्पिट, ये तीनों जो हैं यह तटीय निक्षेपण के लक्षण माने जाते हैं। आपका ये टोम्बोलो, बालूरोधिका तथा स्पिट जो हैं इन तीनों को तटीय निक्षेपण का लक्षण माना जाता है और यह तटीय निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे यह तीनों तटीय निक्षेपण से तटीय निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं। स्थलाकृतियां हैं। तो आपको हमने बताया कि जो टोम्बोलो है, बालूरोधिका तथा स्पिट है, यह तीनों तटों के निक्षेपण से, तटों का जो निक्षेपण होता है उसके निक्षेपण से जो बनी आकृतियां होती हैं वह ये सब होती हैं टोम्बोलो, बालूरोधिका तथा स्पिट। तो सीधी सीधी बात आप याद रखेंगे कि टोम्बोलो, बालूरोधिका तथा स्पिट जो है यह तटीय निक्षेपण से बनी स्थलाकृतियां मानी जाती हैं। दूसरा देखेंगे जो आपका स्टैग है। तो स्टैग में क्या है दोस्तों, जो स्टैग होता है यह जो सागरीय तरंगे होती हैं उन सागरीय तरंगों के द्वारा जो तटों तथा जो चट्टानों का अपरदन होता है उनके अपरदन से जो निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं उसे हम स्टैग कहते हैं। आपको बताया कि टोम्बोलो, बालूरोधिका तथा स्पिट जो होता है यह तीनों तटीय निक्षेपण से निर्मित होती हैं। लेकिन जो स्टैग होता है यह जो आपकी सागरीय तरंगे होती है उन सागरीय तरंगों के द्वारा जो तटों तथा चट्टानों का जो निक्षेपण होता है उनके निक्षेपण से जो निर्मित स्थलाकृतियां होती है उसे हम स्टैग कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे स्टैग सागरीय तरंगों के द्वारा सागरीय तरंगों के द्वारा
सागरी तरंगों के द्वारा तटों तथा तटों और चट्टानों के अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं। निर्मित स्थलाकृतियां स्थलाकृतियां होती हैं। तो यह दोस्तों आपको इसमें अंतर क्या है कि जो ये टोम्बोलो, बालूरोचका तथा स्फिट होती हैं, यह तीनों तटीय निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं। लेकिन जो आपका स्टैग होता है तो यह आपका सागरी तरंगों के द्वारा तटों और चट्टानों का जो अपरदन होता है, तो उसके अपरदन से जो निर्मित स्थलाकृतियां होती है उसे हम स्टैग कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक तटीय निक्षेपण का लक्षण नहीं है। यह जो स्टैग होता है दोस्तों, यह अपरदन के फलस्वरूप होता है, अर्थात सागरी तरंगों के द्वारा जो तटों तथा चट्टानों का जो अपरदन होता है, तो उस अपरदन से जो स्थलाकृतियां बनती हैं उसे हम स्टैग कहते हैं। लेकिन जो टोम्बोलो, बालूरोचका तथा स्फिट होता है, यह तीनों तटीय निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यह स्टैग यह तटीय निक्षेपण का लक्षण नहीं है, यह तटीय अपरदन का लक्षण माना जाता है। और वह अपरदन किसके द्वारा होता है? तो जो तटीय अपरदन होता है, जो चट्टानों का अपरदन होता है, वह जो सागरी तरंगे होती हैं उनके द्वारा होता है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सही होता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं कि नदियों तथा सहायक नदियों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है कि जो नदियों का युग्म दिया है ए, बी, सी और डी, इन युग्मों में कौन सा नदी और सहायक नदी का युग्म नहीं है। कहने का मतलब है कि एक आपसे इधर लेफ्ट में नदी दी गई और राइट में उसकी सहायक नदियां, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि जो ये गोदावरी नदी है, तो गोदावरी की जो सहायक नदी है इंद्रावती नदी है, तो ये आपका सही है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती नदी है, यह आपका सही है। दूसरा, गंगा, तो इसके सामने दिया है पेनगंगा। तीसरा सी है कृष्णा, इसके सामने भीमा दिया है, ये भी सही है। कृष्णा की सहायक नदी भीमा होती है। और जो लूनी है ऑप्शन डी, और लूनी की सहायक नदी सुकरी होती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों, वह होगा ऑप्शन बी, क्योंकि पेनगंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है। और आपसे यही पूछा गया कि वह कौन सा युग्म है जिसमें कि जो नदी दी गई उसका सहायक नदी कौन सी नहीं है। आपसे यही पूछा है नदियों तथा सहायक नदियों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये भी सुमेलित है, यह भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, लेकिन जो आपकी गंगा है, तो गंगा की पेनगंगा सहायक नदी नहीं होती है। गंगा की सहायक नदियां हैं रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप कुछ लिख भी सकते हैं। एक सेकंड आपको हम बताते हैं। तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा दोस्तों ये बी। यह आपका जो गंगा नदी और सहायक नदियों का जो युग्म है यह सुमेलित नहीं है, बाकी सारी चीज सुमेलित है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो गोदावरी नदी है तो गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? गोदावरी की, एक सेकंड दोस्तों
तो गोदावरी की जो सहायक नदी है दोस्तों, गोदावरी की सहायक नदियां, तो गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में हम लोग बात करें, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उसको हम लोग देखते हैं। गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं दोस्तों वह है कोयड़ा, कोयड़ा, वर्धा, पेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती। तो इस तरह से जो आपकी कुछ सहायक नदियां हैं गोदावरी की, कौन कौन सी है, कोड़ा है, वर्धा है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, प्राणहिता और इंद्रावती है। तो यहाँ पे आप युग में देखिए कि गोदावरी के सामने इंद्रावती है, तो इस तरह से आपका जो कथन ये होता है वह सही होता है। अब आइए देखते हैं दूसरा ऑप्शन बी। सॉरी दोस्तों, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो दूसरा आपका है कि दूसरी नदी कौन सी है, गंगा की। तो गंगा की सहायक नदियों को हम लोग देखेंगे, गंगा की सहायक नदियां, तो गंगा की सहायक नदियों के बारे में हम लोग देखें, इसे कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं दोस्तों वह कौन कौन सी हैं, तो हम लोग देखते हैं। इसकी पहली सहायक नदी है रामगंगा, रामगंगा। दूसरी है गोमती है, घाघरा है, गंडक इसकी सहायक नदी है, कोसी है, महानदी है, इसकी सहायक नदी कोसी है। ये सब उत्तर से मिलने वाली नदियां हैं। बाकी और भी इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे आप लेंगे ये सोन नदी है, सोन नदी। इधर आप लिख लीजिए टोंस नदी भी इसकी सहायक नदी है, ये टोंस नहीं है, सोन नदी है। इसकी सहायक नदी यमुना भी है, यमुना इसकी सहायक नदी है। तो इस तरह से जो गंगा की सहायक नदियां हैं दोस्तों, आपकी रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, महानदी है, कोसी है, सोन नदी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शन में पेन गंगा कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो पेन गंगा है वो आपके गोदावरी की सहायक नदी है, तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन बी है वह गलत होता है। और कृष्णा की भी कई सहायक नदियां हैं, कृष्णा की भीमा है, तेल नदी है। तो इस तरह से कृष्णा की भी कई सहायक नदियां हैं। तो आइए अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और वह है आपका, निम्न में से हिमालय की नदियों में से कौन सी नदी हिमालय के उस पार से निकलती है। आपको बताना है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो कि हिमालय के उस पार से निकलती है, अर्थात हिमालय के उत्तरी छोर से निकलती है। आपको बताना है सिंधु नदी है, गंगा नदी है, सतलज नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपको बताना है कि यह निम्नलिखित नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है। आपसे पूछा निम्न में से हिमालय की नदियों में से कौन सी नदी हिमालय के उस पार से नहीं निकलती है। यहाँ पे आपको लिखना है हिमालय के उस पार से कौन सी नदी नहीं निकलती है, उस पार से यहाँ पे नहीं निकलती है, नहीं निकलती। आपसे यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो कि हिमालय के उस पार से नहीं निकलती है। और ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि ऑप्शन ए है सिंधु नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है सतलज नदी और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र
नदी। तो आइए देखते हैं कि इन नदियों के बारे में कि इनका उद्गम कहाँ कहाँ से होता है। तो जो सिंधु नदी है दोस्तों, सिंधु नदी, इसका उद्गम हम लोग देखेंगे, इसका उद्गम कहाँ से होता है। सिंधु नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों, यह होता है जो, उसे क्या कहते हैं कि तिब्बत का पठार है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो तो तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। इसका उद्गम तिब्बत के, तिब्बत के मानसरोवर झील से, मानसरोवर से निकलती है। यह तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। और सिंधु नदी यह कहाँ से होकर प्रवाहित होती है, तो यह लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है। और सिंधु नदी की बात करें तो यह लद्दाख तथा जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है। जास्कर श्रेणी के मध्य, श्रेणियों के मध्य बहती है या प्रवाहित होती है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तीसरी बात इसमें लिखेंगे कि जो आपकी यह सिंधु नदी है, तो आपसे पूछा जाता है कि जो सिंधु नदी है वह भारत में कहाँ पर प्रवेश करती है, आपका इसका प्रवेश स्थान कहाँ पे है। तो सिंधु नदी भारत में जिस स्थान पर प्रवेश करती है दोस्तों, वह स्थान है दमचौक। तो आपको बता दें कि जो सिंधु नदी है भारत में, यह भारत में सिंधु नदी, सिंधु नदी भारत में, भारत में दमचौक के पास, दमचौक के पास प्रवेश करती है। तीसरी बात इसमें लिखेंगे कि जो सिंधु नदी है, तो आपने देखा कि भारत में दमचौक के पास प्रवेश करती है। अगली बात अगर इसमें आप नोट करेंगे तो अगली बात क्या है, आपसे दूसरी बात पूछा जाता है कि यह पाकिस्तान में कहाँ पे प्रवेश करती है। हालांकि भारत में तो प्रवेश कर गई कि दमचौक के पास प्रवेश की, और यह लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती है। और आपसे पूछा जाता है कि यह पाकिस्तान में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो सिंधु नदी पाकिस्तान में, सिंधु नदी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में चिल्लास के पास प्रवेश करती है। चिल्लास, चिल्लास नामक जगह है, वहां पर यह चिल्लास के पास प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। और इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसकी जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, वह हैं सहायक नदियां। सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वह कौन कौन सी है दोस्तों, उसको हम लोग देखेंगे। जो सिंधु की सहायक नदियां हैं वह है झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, श्योक, जास्कर,
कुंभा। तो इस तरह से इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वह है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और यह जो 5 नदियां होती है यह पंचनद के नाम से इससे वहाँ पाकिस्तान मिलती है तथा यह अपना जल जाके अरब सागर में गिराती है। और यह पंचनद नाम से कहाँ पे मिलती है तो यह पंचनद के नाम से मिठानकुट नामक एक जगह है, वहाँ पे जाके जो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास और सतलज है, यह 5 नदियां दम मिठानकोट के पास जाके सिंधु नदी से मिलती हैं। और फिर यह मिठानकोट में मिलने के बाद यह नदी सिंधु नदी के नाम से आगे बढ़ती तथा अरब सागर में जाके अपना मुहाना बनाती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास और सतलज है, और श्योक है, जास्कर है, कुबा है। तो यह सब इसकी सहायक नदियां मानी जाती हैं। और अगली नदी है सतलज। तो सतलज नदी जो है दोस्तों इसका उद्गम हम लोग देखेंगे तो इसका जो उद्गम होता है यह भी होता है जो तिब्बत की मानसरोवर झील है तो वहाँ पे एक झील है उसका नाम है शेषनाग झील, सॉरी राक्षसताल झील। तो यह सतलज नदी इसका उद्गम के उद्गम की बात करें तो यह होता है राक्षसताल राक्षसताल झील से इसका उद्गम होता है। और यह कहाँ पे है तो मानसरोवर झील में है। मानसरोवर झील। और अगली नदी जो है वह है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग देखें, आइए देखते हैं, एक नेक्स्ट पेज लेते हैं। हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तो इसका हम लोग उद्गम देखेंगे। जो ब्रह्मपुत्र नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है तो जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो होता है दोस्तों वह होता है आपका तिब्बत की मानसरोवर झील के चिमयांगडोंग ग्लेशियर से। इसके उद्गम की बात करें तिब्बत के मानसरोवर झील के मानसरोवर झील के चिमयांगडोंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और तिब्बत में इसका नाम क्या बुलाया जाता है तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। सांगपो का मतलब होता है दोस्तों कि सबसे पवित्र नदी सांगपो कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। दिहांग। और असम में आते हैं तो असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। असम में इसे असम में इसे क्या कहते हैं तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। असम में जो इसका नाम होता है दोस्तों वह होता है ब्रह्मपुत्र। तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है।
और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई वह है 2900 किलोमीटर की लंबाई की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की वह आपकी 2900 किलोमीटर मानी जाती है। और इसका जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप वह है मांजुली द्वीप। इसका सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वह है दोस्तों मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप। और इसकी सहायक नदियों की बात करें, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सहायक नदियां तो वह आपकी हैं, सुबनसिरी है, सुबनसिरी, कामेत है, कामेत, लोहित है, लोहित, मानस है, हेलसिरी है। तो इस तरह से इसकी कुछ प्रमुख प्रमुख सहायक नदियां, जिसमें सुबनसिरी है, कामेत है, लोहित है, मानस है, वेलसिरी है। तो इस तरह से इसकी कुछ सहायक नदियां आपको हमने बताया। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका उद्गम जो होता है वह तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है, तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमयांगडोंग ग्लेशियर से। दूसरी बात, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है तथा अरुणाचल प्रदेश में इसे देहान कहते हैं। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है तथा इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। और यह सबसे बड़ा नदी द्वीप अर्थात जो मांजुली द्वीप है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। और यह आपका यही ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि असम में है। असम में यह कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। और इसकी सहायक नदियों को हमने देखा कि इसकी सुबनसिरी है, कामेत है, लोहित है, मानस है, वेलसिरी है इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अगला ऑप्शन है, हमने ब्रह्मपुत्र को देख लिया, ब्रह्मपुत्र को देखा, सतलज को देखा, सिंधु को देखा। तो यह जितनी भी तीनों नदियां हैं, यह आपकी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलते हैं, जो कि आपके हिमालय के उत्तरी अर्थात उत्तरी छोर पर स्थित है। अब आइए हम लोग गंगा के बारे में देखते हैं कि जो गंगा नदी है तो उसके बारे में क्या चीजें हैं। तो एक पेज और लेते हैं हम लोग और गंगा के बारे में देखते हैं। गंगा नदी, तो इसका उद्गम हम लोग देखेंगे, इसका उद्गम कहाँ से होता है। इसका उद्गम जो होता है दोस्तों वह गंगोत्री ग्लेशियर के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से, जो कि आपका कहाँ पे है, तो यह है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। तो गंगा का जो उद्गम होता है वह होता है गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से, जो कि आपको उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों वह है, गंगा की लंबाई, इसकी लंबाई की बात करें तो यह है 2525 किलोमीटर। और यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है। जो गंगा नदी का अपवाह तंत्र है, यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है।
सबसे बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है। तीसरी बात हम लोग देखेंगे कि जो ये गंगा नदी है, हमने इसमें बताया कि यह गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है, जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है। दूसरी बात, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है। तीसरी बात, 2008 में 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ। तो 2008 में दोस्तों इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त होता है। और इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर आप देखेंगे, इसकी सहायक नदियां, तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो वह है रामगंगा है, दूसरी है गोमती, तीसरी है घाघर घाघरा, चौथी है दोस्तों कोसी, गंडक, महानदी, और भी है यमुना है, सोन नदी है। तो यह सब इसकी सहायक नदियां हैं। तो आपने देखा गंगा नदी के बारे में कि इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से होता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और इसके बारे में हमने सारी चीजें बताई कि यह इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ तथा यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। और इसकी सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक, महानदी, सोन नदी और यमुना। तो इस तरह से इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए पर्याप्त है। अब आइए हम लोग प्रीवियस पेज पे चलते हैं, देखते हैं कि वहां पे हमारा ऑप्शन क्या सही है। तो आपको हमने बताया कि आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो कि हिमालय के उत्तरी अर्थात उस पार अर्थात उत्तरी छोर से नहीं निकलती है। तो वह आपकी है गंगा नदी। बाकी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां यह आपके हिमालय के तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं और वह आपका हिमालय के उत्तरी छोर पर स्थित है। तो इस तरह से जो आपका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। चिल्का झील, पुलिकट झील, अष्टमुडी झील तथा कोल्लेरू झील। तो आपको जो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी झील है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी ऐसी झील है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो आपका यहाँ पे दिया है चिल्का झील, पुलिकट झील, अष्टमुडी झील तथा कोल्लेरू झील। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो चिल्का झील है, अगर चिल्का झील के बारे में देखेंगे कि चिल्का झील आपकी यह आपकी उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून है। भारत की यह सबसे बड़ी तटीय लैगून है और यह एक लैगून झील है। और पुलिकट के बारे में बात करें जो और स्थिति के बारे में अगर बात करें तो भारत के
भारत के पूर्वी तट पर, यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो आपने देखा कि चिल्का झील है दोस्तों, यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तीसरी बात आप देखेंगे कि जो आपकी कोल्लेरू झील है, तो कोल्लेरू झील के बारे में आप बात करेंगे। कोल्लेरू झील अगली बात हम लोग करेंगे कोल्लेरू झील के बारे में और देखेंगे कोल्लेरू झील क्या है। कोल्लेरू झील तो यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील मानी जाती है। जो कोल्लेरू झील है दोस्तों, यह मीठे पानी की झील है। कोल्लेरू झील यह मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। यह मीठे पानी की झील है। दूसरी बात इसमें देखेंगे कि यह आंध्र प्रदेश में, यह आंध्र प्रदेश में, यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा तथा, एक सेकंड, यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा तथा गोदावरी के मध्य स्थित है। मध्य स्थित है। और यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट पर स्थित है। तीसरी बात हम लोग करेंगे कोल्लेरू झील के बारे में। सॉरी, कोल्लेरू के बारे में हमने कर लिया। अगली झील जो है पुलिकट झील, तो हम लोग देखेंगे पुलिकट झील के बारे में। तो जो पुलिकट झील है दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो इस तरह से आपका हमने तीनों ऑप्शन को चर्चा किया कि जो यह तीनों झील हैं तो क्या क्या है। जो चिल्का झील है वो उड़ीसा में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है और यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। कोल्लेरू झील की बात करें, यह मीठे पानी की झील है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा तथा गोदावरी के मध्य स्थित है तथा यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तीसरी बात पुलिकट, यह भी आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है तथा यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो यह जो तीनों झील हैं, चिल्का, पुलिकट और कोल्लेरू, यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो इसमें से जो बचती है अष्टमुडी, ये आपकी झील अष्टमुडी, यह आपकी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही होता है वह ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सिंधु नदी की निम्न सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो आपसे पूछा है कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है,
तो इनको आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको बताना है कि इसमें से उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन कौन सी नदियां हैं। तो आपको हम बताते हैं। तो ये आपका मान लीजिए ये भारत का आपका मैप है। यह आपका भारत का मैप है दोस्तों। ठीक, तो ये आपका भारत का मैप हो गया। अब आपको जैसा कि हमने बताया था कि जो सिंधु नदी है वह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो यहाँ तिब्बत का मानसरोवर झील है, ये आपका मानसरोवर झील, मानसरोवर झील यहाँ पे है। और यहाँ से आपकी ये सिंधु नदी है वह निकलती है। यहाँ से सिंधु नदी जब निकलेगी तो यह जब भारत में प्रवेश करती है तो लद्दाख और जास्का श्रेणियों के मध्य बहती हुई फिर यह यहाँ से आके यह पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। ये आपकी ये सिंधु नदी हो गई, यह आ गई। और यहाँ पे आपको दो श्रेणियाँ मिलेंगी, लद्दाख और जास्कर। तो यह आपकी लद्दाख श्रेणी है और यह जास्कर श्रेणी है। तो आपसे पूछा जाता है कि जो सिंधु नदी है यह किन किन श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है। तो जो आपकी सिंधु नदी है दोस्तों यह आपकी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है और यह यहाँ पे दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। दमचौक, आप एक एक चीज पढ़ते चलिए ताकि आपको फिर जो और भी क्वेश्चन हो उसमें दिक्कत न हो। यहाँ पर आपका है दमचौक, यह दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। और यहाँ पे जो आपकी जो श्रेणियाँ हैं, एक मिनट, ये आपकी है लद्दाख और ये श्रेणी आपकी है जास्कर, सॉरी एक मिनट, ये आपकी श्रेणी है जास्कर। तो इस तरह से जो सिंधु नदी है यह आपके तिब्बत के मानसरोवर झील से यहाँ से निकलती है तथा दमचौक के पास यह भारत में प्रवेश करती है। और पाकिस्तान में कहाँ प्रवेश करती है, तो यह पाकिस्तान में चिल्लास के पास, चिल्लास नामक एक स्थान है, वहां से यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब हम देखते हैं कि जो इसकी सहायक नदियां हैं वह कौन कौन सी हैं। तो झेलम है, चिनाब है जो कि झेलम जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील से निकलती है। तो यहां से नदी निकलेगी झेलम, ये झेलम निकलेगी। उसके बाद फिर ये वेरीनाग झील से निकलती है। उसके बाद फिर यहाँ से चिनाब नदी निकलती है, यह आके झेलम से मिल जाती है। उसके बाद फिर झेलम हो गई, चिनाब हो गई, फिर रावी नदी है वो हिमाचल प्रदेश निकलती है, वह निकलेगी और इस तरह से आके इसी में मिल जाती है। उसके बाद रावी है, फिर ब्यास है और ब्यास नदी जो यहाँ से जो सतलज नदी आती है वह आके ये जो ब्यास नदी है यह इसमें आके अपना जल गिरा देती है, अर्थात जो ब्यास नदी है वह सतलज नदी में ही अपना जल विसर्जित कर देती है। तो इस प्रकार से ये आपकी ब्यास नदी है और यह सतलज नदी। अब यह नदियां आगे बढ़ती और आके यह इसमें मिल जाती है। और उसके बाद यहाँ पे कितनी नदियां हो गई, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। यह आपकी ये सतलज है। तो इस प्रकार से पंचनद के नाम से, पंचनद के नाम से यह आके यहाँ पे मिठानकोट के पास, जो मिठानकोट नामक एक जगह है
वहां पे आके यह सिंधु से मिल जाती है, आपकी सिंध नदी है। और यहाँ पे पंचनद के नाम से मिठानकोट के पास, मिठानकोट के पास यहाँ पे आके मिलती है और फिर अरब सागर में अपना जल गिराती है, अरब सागर। तो यह हुआ आपका जो हिमालय, जो सिंधु की सहायक नदियां हैं वह कौन कौन सी हैं। पहले आपकी ये है झेलम, आप इसको लिख लीजिए या तो, ये आपकी झेलम है, झेलम है। ये आपकी नदी है दोस्तों चिनाब, चिनाब। ये नदी आपकी है रावी, और यह आपकी है ब्यास, और यह आपकी नदी है सतलज, सतलज। इस तरह से आपने देखा कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो अब आप सीधे ऐसे क्रम देख सकते हैं। आपसे पूछा है कि सिंधु की निम्न सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप देखिए सबसे पहले कौन सी नदी है, सबसे पहले निकलती है झेलम, सबसे उत्तर में झेलम है, उसके बाद चिनाब है, उसके बाद रावी है, फिर उसके बाद ब्यास निकलती है, फिर उसके बाद सतलज है। तो आप यहाँ से सीधे क्रम लगा सकते हैं कि झेलम है, चिनाब है, रावी है और ब्यास इसमें नहीं दिया, सतलज है। तो आपका जो आंसर होगा वह है झेलम 2, 1, 3 और 4 होगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए है 4, 3, 1, 2, ऑप्शन बी है 2, 3, 1, 4, ऑप्शन सी है 1, 2, 3, 4 और ऑप्शन डी है 2, 1, 3, 4। तो 1, 3, 4, तो ऑप्शन डी सही होता है कि सबसे उत्तर में झेलम है, उसके बाद चिनाब है, उसके बाद रावी है, उसके बाद ब्यास है और उसके बाद सतलज है। इस तरह से आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वह क्या है, निम्न में से कौन सी झील लद्दाख में स्थित है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी झील है जो लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन ए आपका पहला है चोकर झील, ऑप्शन बी है दूसरा है पांगोंग त्सो झील, तीसरा है शो नागमो झील और चौथा है शो मोरिरी झील। तो आपको इसमें बताना है, नीचे दिए गए कुछ का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित कूटों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, 2, 4, ऑप्शन डी 2 और 4। तो इसमें दोस्तों आपको ये चोकर झील और पांगोंग त्सो झील तथा ये शो मोरिरी झील यह आपको लद्दाख में देखने को मिलता है। तो जो आपका जो आंसर सही होगा वह होगा 1, 2 और 4, और जो शो नगमो झील है यह आपकी लद्दाख में नहीं स्थित है। तो आपका यहाँ पे आंसर सी सही होता है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि गंगा नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। पहला है गंडक, दूसरा है कोसी, तीसरा है घाघरा, चौथा है गोमती। उपयुक्त नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। आपसे पूछा है कि जो गंगा की जो सहायक नदियां हैं गंडक, कोसी, घाघरा और गोमती, तो इन नदियों का पूर्व से पश्चिम में क्रम क्या है। ऑप्शन ए है 3, 4, 1, 2, ऑप्शन बी है 2, 1, 3, 4, ऑप्शन सी है 2, 3, 1, 4 या ऑप्शन डी 1, 2, 4, 3। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सॉरी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो सहायक नदियां हैं, तो सबसे पहले हम लोग गंगा की सहायक नदियों को देखेंगे। जो गंगा की सहायक नदियां दोस्तों वह कौन कौन सी हैं। तो ये मान लीजिए आपकी गंगा है, तो इसकी सहायक नदियों को हम लोग देखेंगे। ये आपकी गंगा नदी है,
क्योंकि आप डायग्राम बनाते हुए पढ़ेंगे दोस्तों, तो फिर आपको चीजें भूलेंगे नहीं और चीजें आपको माइंड में याद रहेंगी। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले पश्चिम में सबसे पहले जो गंगा नदी की सहायक नदी मिलती है वह मिलती है रामगंगा। यह आपकी है रामगंगा नदी, रामगंगा। उसके बाद जो दूसरी नदी इसमें आके मिलती है वह मिलती है गोमती, गोमती। उसके बाद फिर अगली नदी है वह है घाघरा, और इसी गोमती नदी के तट पर आपका लखनऊ तथा जौनपुर शहर स्थित है। और अगली जो नदी है वह आपकी है गंडक। उसके बाद फिर अगली नदी जो आपकी मिलती है वह मिलती है कोसी। और उसके बाद जो अगली नदी आपको मिलती है वह है महानंदा, महानंदा। तो आपको बताना है कि ये आपका पश्चिम है, यह आपका पश्चिम है और ये आपका पूर्व है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि गंगा नदी के निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। गंडक, कोसी, घाघरा, गोमती। उपयुक्त नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताना है कि निम्नलिखित नदियों में से उपयुक्त जो नदियां दी गई उनका पूरब से पश्चिम का सही क्रम कौन सा है। अब आइए आप यहाँ पे देखिए कि आपको जो सबसे पूरब में नदी मिलती है वह है कोसी, उसके बाद गंडक, उसके बाद घाघरा, उसके बाद गोमती तथा उसके बाद रामगंगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले महानंदा, महानंदा इसमें दिया नहीं गया है, कोसी है। तो सबसे पहले कोसी है, सबसे पहले कोसी है आपकी, कोसी। उसके बाद कौन सी है, गंडक है। पश्चिम, आप पश्चिम की तरफ आएंगे तो सबसे पहले गंडक मिलेगी। उसके बाद फिर आपको घाघरा मिलेगी, घाघरा। और उसके बाद फिर आपको गोमती मिलेगी, गोमती मिलेगी। तो इस तरह से जो सबसे पश्चिम में नदी आपको मिलेगी वह कोसी, उसके बाद फिर गंडक, उसके बाद फिर घाघरा। सॉरी, जो सबसे पूरब में नदी मिलेगी, क्योंकि आपको पूरब से पश्चिम की तरफ क्रम बताना है। तो सबसे पूर्वी नदी कोसी है, उसके बाद फिर गंडक है, उसके बाद फिर घाघरा है, उसके बाद फिर गोमती है। तो यहाँ पे आ जाइए, कोसी अर्थात दो, दो, कोसी दो, उसके बाद घाघरा तीन, उसके बाद गंडक, सॉरी कोसी के बाद गंडक है दोस्तों। सबसे पहले कोसी है तो कोसी का नंबर दो है, दो। उसके बाद फिर वो गंडक है, गंडक का नंबर एक है। उसके बाद फिर घाघरा है, घाघरा का नंबर तीन है। उसके बाद फिर गोमती है, गोमती का नंबर चार है। तो जो आपका ऑप्शन होगा वह दो, एक, तीन, चार। तो देखिए आपका ऑप्शन दो, एक, तीन, चार कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी, दो, एक, तीन, चार। तो इस तरह से जो पूरब से पश्चिम गंगा की सहायक नदी है उनका क्रम इस प्रकार से होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सी एक नदी 1960 के सिंधु नदी जल संधि के अधीन नहीं आती है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि 1960 के सिंधु नदी जल संधि के अधीन नहीं आती है। रावी, चिनाब, तीस्ता, ब्यास और सतलज। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि सिंधु जल समझौते के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि सिंधु नदी जल समझौते के अंतर्गत वही नदियां आएंगी जो कि सिंधु की सहायक नदियां, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो जो सिंधु नदी है दोस्तों, सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता सिंधु नदी जल समझौता यह कब होता है दोस्तों, 1960 में।
और इसके अंतर्गत जो 5 नदियां होती हैं उन 5 नदियों के जल के प्रयोग को विभाजित किया जाता है कि इतनी नदियों का जल भारत यूज करेगा और इतनी नदियों का जल पाकिस्तान यूज करेगा। तो उसमें कुल 5 नदियां थी। कौन कौन सी? सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। तो इतनी जो नदियां थी यह सिंधु नदी जल समृद्ध के अंतर्गत आती हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। क्योंकि यह सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं तो इन नदियों के जल के बंटवारा हुआ था। लेकिन इसमें तीस्ता नहीं आती, तो आपका जो आंसर होगा वह तीस्ता। तो तीस्ता नदी ऐसी नदी है जो कि सिंधु जल समझौता 1960 के अंतर्गत शामिल नहीं की जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? आपको बताना है दोस्तों की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ऐसी है जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ बहती, अर्थात इधर से पूरब इधर है, इधर से पश्चिम की तरफ बहती है। क्योंकि मैक्सिमम जो नदियां आपको देखने को मिलेगी उनका जो प्रवाह होगा, जो प्रवाह की दिशा होती है वह होती है पश्चिम से पूर्व। चाहे वो गंगा हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे वो कृष्णा हो, चाहे वो कावेरी हो, चाहे वो महानदी हो, चाहे वो कोसी हो, चाहे वो गंडक हो, चाहे वो रामगंगा हो, चाहे वो गोमती हो। जितनी भी नदियां हैं सभी का प्रवाह आपको अधिकतर पूरब की तरफ मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी नदियां हैं जिनका प्रवाह होता है वह पूरब से पश्चिम की तरफ मिलता है। तो आइए देखते हैं कि वह कौन सी नदी है। गोदावरी। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो गोदावरी नदी है दोस्तों यह महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो गोदावरी के बारे में हम लोग लिख लेंगे। गोदावरी नदी है आपकी गोदावरी गोदावरी नदी के बारे में अगर हम लोग देखेंगे यह महाराष्ट्र नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। पहाड़ी से निकलती है और यह अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। इसका जो मुहाना दोस्तों वह बंगाल की खाड़ी है। तो इस तरह से जो गोदावरी नदी है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है तथा अपना मुहाना यह बंगाल की खाड़ी में बहती है। और इसकी सहायक नदियां हमने आपको अभी बताया था। सहायक नदी पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती। तो यह इसकी सब सहायक नदियां हैं। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता और इंद्रावती। दूसरी बात हमने बताया कि जो कावेरी नदी है, कावेरी जो नदी है दोस्तों इसका जो उद्गम होता है यह होता है कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। और यह भी अपना जो जल होती है वही अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। इसका उद्गम की बात करें, उद्गम तो यह
ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जो कि कर्नाटक में है। और यह अपना मुहाना कहाँ बनाती है, मुहाना तो यह बनाएगी बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। और उसी तरह से तुंगभद्रा नदी है, यह भी अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। यह भी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। जो ये पेरियार नदी है दोस्तों, जो पेरियार आपकी नदी है, यह कहाँ पे अपना मुहाना बनाती है, इसका उद्गम की बात करें तो पेरियार नदी का जो उद्गम होता है, इसके उद्गम की बात करें तो यह अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। अन्नामलाई इसका उद्गम जो होता है दोस्तों, वह होता है अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी, और यह नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। बहती है और यह कहाँ पे अपना मुहाना बनाती है, तो बेम्बदार झील में। बेम्बनार झील में मुहाना बनाती है। और इस पर इडुक्की परियोजना स्थित है। इडुक्की परियोजना जो कि केरल में है, इसी पर स्थित। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, जो यह नदियां हैं, ये मान लीजिए आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक। तो जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो गोदावरी हुई, तो गोदावरी नदी आपकी कहाँ से निकलती है, गोदावरी नदी आपकी हमने बताया कि महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है और यह त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और फिर यह बहते हुए अपना मुहाना जाके बंगाल की खाड़ी में बनाती है। यह आपकी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में यह अपना मुहाना बनाती है। उसी तरह से जो आपकी ये कावेरी नदी है, यह भी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है तथा यह अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में जाके बनाती है। इसी तरह से आपकी तुंगभद्रा नदी है, यह भी अपना मुहाना जाके बंगाल की खाड़ी में बनाती है। और जो पेरियार नदी है, तो पेरियार नदी दोस्तों, इसका जो उद्गम होता है अन्नामलाई पहाड़ी से होता है। यह पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। तो यहाँ पे अन्नामलाई पहाड़ी है इस जगह पे, और यह पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। यह आपकी है पेरियार नदी। यह अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती तथा पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हुई यहाँ पे जो वेम्बनाड झील है, तो यहाँ पे अपना मुहाना बनाती है, वेम्बनाड झील में। वेम्बनाड झील में अपना मुहाना बनाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपसे पूछ रहा है कि कौन सी नदी ऐसी है जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, तो वह आपकी नदी है पेरियार नदी। तो पेरियार नदी आपकी पश्चिम से, सॉरी, पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। बाकी जितनी भी नदियां हैं वह सभी पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सॉरी, कौन सी एक कृत्रिम झील है, आपको बताना है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है ए नैनीताल, बी रेणुका जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सी कोल्लेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश में, तथा डी कोडाईकनाल झील। तो आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील कृत्रिम झील है, अर्थात मानव निर्मित झील है।
तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी झील मानव निर्मित झील है। नैनीताल है, या फिर रेणुका है, या फिर कोल्लेरू झील है, या फिर कोडाईकनाल झील है, या फिर तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन आंसर वो होगा आपकी रेणुका झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? दिबांग, कमेंग तथा लोहित। आपको यहाँ पे बताना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। दिबांग है, या कमेंग है, या लोहित है। तो ऑप्शन आपका दिया है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 तथा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है, ये मान लीजिए आपका भारत है। सॉरी, निम्न में से सॉरी दोस्तों, आपका क्वेश्चन शायद चला गया, डिलीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। आपको हम वो क्वेश्चन लिख के बता देते हैं क्योंकि शायद वो डिलीट हो गया। तो क्वेश्चन आपका 12 क्या था? निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है? सहायक है। पहला लोहित, चलिए ध्यान दीजिए। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। वो क्वेश्चन शायद आपका डिलीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों पर विचार कीजिए। और पहला है वंशधारा नदी, दूसरा है इंद्रावती नदी, तीसरा है प्राणहिता नदी, और चौथा है पेन्नार नदी। तो इसमें आपको बताना है उपयुक्त में कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4 तथा ऑप्शन डी 2 और 3। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां। तो हमने आपको बताया कि जो गोदावरी नदी है, गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? गोदावरी की सहायक नदियां, तो गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, वह कौन कौन सी हैं? पूर्णा है, वर्धा है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, प्राणहिता है, और इंद्रावती है। तो इस तरह से जो गोदावरी की सहायक नदियां हैं वह पूर्णा है, वर्धा है, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता है। तो इस तरह से अब आप यहाँ पे मैच कराइए कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे आपको इंद्रावती है, और ये वंशधारा भी है, ये आपकी
तो आपको बताना दोस्तों कि इनमें से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। वंशधारा, इंद्रावती, पेन्नार, प्राणहिता। तो पेन्नार जो है दोस्तों यह गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, बाकी ये वंशधारा भी है, इंद्रावती भी है और प्राणहिता। तो आपका जो ऑप्शन होगा वह 1, 2 और 3। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही होता है कि ये वंशधारा भी इसकी सहायक नदी है। वंशधारा भी इसकी सहायक नदी मानी जाती है। सॉरी दोस्तों, वंशधारा नहीं होगा, वंशधारा महानदी की सहायक नदी है, तो यह वंशधारा नहीं होगा। आपका जो ऑप्शन होगा वह इंद्रावती और प्राणहिता। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा कि इंद्रावती तथा प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। बाकी जो पिन्नार है, पिन्नार भी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। और जो वंशधारा वह उड़ीसा से निकलती है तथा पिन्नार कर्नाटक के कर्नाटक का आंध्र प्रदेश में बहती है। जो वंशधारा नदी है यह आपकी उड़ीसा से निकलती है और यह महानदी की सहायक नदी है। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी 2 और 3, अर्थात प्राणहिता तथा पिन्नार और इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित तथा सुबनसिरी उपयुक्त में कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। आपको बताना है दोस्तों कि उपयुक्त नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो कि अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ऑप्शन जिसमें दिया है बराक, लोहित और सुबनसिरी। तो आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो आपको बताना है कि उपयुक्त में कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो मान लीजिए आपका भारत है, ये आपका भारत है, ये आपका भारत है दोस्तों, ठीक। तो जो ये आपकी जब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से, यहाँ से तिब्बत का ये मानसरोवर है और यहाँ से ये आपका है मानसरोवर। और जब यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो वह बहते हुए पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में फिर यह बहते हुए फिर आके यह यहाँ पे असम में प्रवेश करती है। यह आके असम में प्रवेश करती है और उसके बाद फिर बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो जब यह अरुणाचल प्रदेश में बहती है तो इससे अरुणाचल प्रदेश में 2 नदियां आके मिलती हैं और वह कौन कौन सी नदी है, वह है लोहित और सुबनसिरी। यहाँ पे इससे आके लोहित नदी मिलती है, इधर से आके लोहित नदी मिलेगी, लोहित, और इस साइड से यहाँ से आके सुबनसिरी मिलती है। और ये जो आपकी बराक नदी है, तो बराक नदी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में नहीं मिलती, यह अरुणाचल प्रदेश में नहीं बनती, यह आपकी मणिपुर में बहती है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन सही होगा वह होगा 2 और 3। तो 2 और 3 ऑप्शन भी यहाँ पे आपका ये सही होगा कि अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली जो नदियां वह आपकी सुबनसिरी तथा लोहित, और जो बराक नदी है यह
जो बराक नदी है दोस्तों, यह आपकी मणिपुर में प्रवाहित होती है। यह बराक नदी मणिपुर में बहती है। इस तरह से आपका जो ऑप्शन सही होगा वह होगा बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और वह है हिमालय पर्वत श्रृंखला के किन दो नदियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है। आपको बताना है कि हिमालय पर्वत की कौन सी ऐसी जो श्रृंखलाएं हैं जिनके मध्य जिनके मध्य सिंधु नदी होकर बहती है। ऑप्शन ए है पीर पंजाल और जास्कर, ऑप्शन बी है लद्दाख और जास्कर, ऑप्शन सी है धौलाधर और पीर पंजाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि मान लीजिए ये भारत का आपका मैप है दोस्तों। मैप आप लोग हमेशा बनाया करिए, क्योंकि ज्योग्राफी पूरा मैप पे ही बेस्ड है। आपका भारत का मैप है, ठीक। तो ये आपका भारत का मैप हो गया। अब हमने आपको बताया था कि जो सिंधु नदी होती है वह तिब्बत की, यहाँ पे आपका तिब्बत का मानसरोवर झील है, यह तिब्बत के मानसरोवर झील ही आपकी है। यह आपका तिब्बत में है और सिंधु नदी यहां से निकलती है, इस जगह से। सिंधु नदी जब यहाँ से निकलती है तो यह यहाँ जम्मू कश्मीर में भारत में प्रवेश करती है और इस तरह से यह बहती हुई आगे बढ़ती है और फिर यह अरब सागर में चली जाती है। तो सिंधु नदी यहाँ से निकली तो यहाँ पे दमचौक नामक एक स्थान है, दमचौक। तो दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। दमचौक, और यहाँ पे दो श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है। वह कौन कौन सी श्रेणियां हैं? यह दो श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है। वह यहाँ पे आपको मिलेगी लद्दाख श्रेणी और यह आपकी जास्कर श्रेणी। यह आपकी है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, और यह है दोस्तों आपकी जास्कर श्रेणी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो नदियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? पीर पंजाल और जास्कर, लद्दाख और जास्कर, धौलाधर और पीर पंजाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं कि जो ये आपकी ये सिंधु नदी है, ये आपकी सिंधु नदी है, सिंधु नदी। तो यह कहां से होकर बहती है? जब तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है तो यह दमचौक के पास जब भारत के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है तो वहां पे यह लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर यह बहती है। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन होगा वह सही होगा, लद्दाख और जास्कर। तो जो सिंधु नदी है यह हिमालय की दो श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है, वह श्रेणियां हैं लद्दाख और जास्कर। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हमने सारे क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन थे उस पर डिटेल से चर्चा किया। अगर आपको यह पसंद आए तो हमारी सीरीज को आगे बढ़ाइए। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।